हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? न्यू चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली वेटेज, फुल एनर्जी के साथ पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। किसी भी एग्जाम में आप बीजेटी से क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप ना पाओ। अभी तक जितना पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चंस रहता है और नहीं भी रहता है, कुछ भी हो सकता है, मगर बीजेटी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भरपूर क्वेश्चंस रहती है। तो आज हम लोग ट्रांजिस्टर शुरू करेंगे, जिसमें आज हम लोग बीजेटी देखेंगे और सिर्फ बीजेटी में हम लोग बीजेटी के साथ शुरू कर रहे हैं क्लासेस। उसके बाद फिर इसका फैमिली मेंबर्स में एफईटी और मॉसफेट भी देखेंगे। और आज का जो क्लास है दैट इज डेडिकेटेड फॉर बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, नोबेल प्राइज किस कब मिला, किनको मिला। हिस्ट्री देखने के बाद वी विल स्विच टू के ट्रांजिस्टर कैसे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और ये वैक्यूम ट्यूब को कैसे रिप्लेस कर दिया। देन वी विल सी द टाइप्स ऑफ बीजेटी, सिंबल्स पहचानेंगे, फिर इसके सारे टर्मिनल्स के बारे में एक एक करके देखेंगे, डोपिंग लेवल देखेंगे, करंट मैकेनिज्म देखेंगे। सो दिस लेक्चर इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन विथ डायरेक्ट क्वेश्चन और 10-12 डायरेक्ट पॉइंट्स लिखवाएंगे, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाला है। और डिप्लीशन लेयर इसमें भी होगा, वो देखेंगे। और डायोड से ट्रांजिस्टर बनता है, क्या लिमिटेशंस है, ये सारी बातों को आज देखने के लिए ये वीडियो को हम लोग लाए हैं। सो प्लीज वीडियो को बने रहें, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और ऐप में देख रहे हो तो भी शेयर कर दो और प्लीज नोट्स बनाना शुरू करो। वीडियोस जब देखो नोट्स लिखना शुरू करो, उससे चीजें याद रहेंगी। देखिए, तो आज का जो टॉपिक है, यू कैन इजिली लुक फॉर, वी हैव अ ट्रांजिस्टर एंड इट्स यूजेस। ट्रांजिस्टर में आज का जो टॉपिक है फुल्ली कवर्ड कर रहे हैं जो हम लोग, वो हम लोग का फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा बीजेटी। अभी आने वाले 4 लेक्चर्स बीजेटी पे चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीजेटी से ही रहता है, क्योंकि नोबेल प्राइज इसी को मिला और यही है जो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो, एक क्वेश्चन याद आ गया, एक इंटरव्यू में पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी। टीएफटी मॉनिटर अभी थोड़ा दिन पहले तक आता था, टीएफटी टीवी भी आता था, तो इसका फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये हो गई बात। और थोड़ा पहले चलते हैं, ये तो 4 साल 5 साल पहले पूछा गया था, जब हम लोगों का एलईडी स्क्रीन नहीं था इजिली अवेलेबल, उस वक्त का सवाल है। और पहले चलते हैं, आपके दादाजी जो रेडियो सुनते थे, उस रेडियो का भी नाम रखा गया था ट्रांजिस्टर। तो क्या वो रेडियो जो हम आप लोग जो यूज करते थे, आपके दादाजी वगैरह, आपके फादर, तो क्या वो रेडियो ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर एक चीज है? यस सर, एकदम एक चीज है। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने डेली लाइफ से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है और हम लोग एवरी डे वी आर यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ ट्रांजिस्टर। लेट्स सी द फैमिली मेंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स देख लो बेटा। देखो आप लोग कि ट्रांजिस्टर का जो टाइप्स है ना, ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स है, एक है बाइपोलर और एक है यूनिपोलर। इसको यहां पर इसने वैसे क्लासिफाई नहीं किया है, हम कर देते हैं क्लासिफाई। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2, बाइपोलर और दूसरा है यूनिपोलर। ठीक है, ये टर्म अभी समझाएंगे कि बाइपोलर का क्या मतलब है और यूनिपोलर का क्या मतलब है। बाइपोलर यानी कि 2 पोल्स है, उसके अंदर आता है आपका बीजेटी। और बीजेटी 2 तरह का होगा, सिर्फ एनपीएन और पीएनपी। मगर अगर आप यूनिपोलर की बात करो तो यूनिपोलर के अंदर में आपका आता है फेट। और फेट के अंदर में 2 तरह का फेट है, एक है जेफेट यानी कि जंक्शन फेट और एक है मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट। तो फेट 2 तरह का है, एक है जेफेट और दूसरा है मॉसफेट। ठीक है, अच्छा, अब जेफेट भी 2 तरह का आ जाएगा। नहीं, जेफेट में एक तरह है डिप्लीशन, जिसके अंदर 2 टाइप है, एन चैनल और पी चैनल। तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं एन चैनल जेफेट या पी चैनल जेफेट। मगर मॉसफेट 2 तरह का है, डिप्लीशन मोड और इनहैंसमेंट मोड। डिप्लीशन मतलब पतला, इनहैंस मतलब बड़ा होना। और ये भी 2 तरह का है, एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, और एन चैनल इनहैंसमेंट मॉसफेट और पी चैनल इनहैंसमेंट मॉसफेट। और मॉस के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि हम स्लैश करके लिखते हैं, मॉसफेट हो गया,
एक हो गया MOST हो गया, एक हो गया IGBT हो गया, एक हो गया IGFET हो गया। तो ये सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा है, एटलीस्ट फुल फॉर्म तो आपको जरूर जानना है यूनिपोलर डिवाइसेस का। तो आज का जो टॉपिक है और आने वाले जो 3 लेक्चर्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, ये भले बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो ये सारा वाला मॉसफेट वॉसफेट वाला, मगर जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है बेटा, इस बात को आप मेरे एक्सपीरियंस से भरोसा रखो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम बीजेटी। मैक्सिमम मतलब आप समझ नहीं सकते हो कितना मैक्सिमम। अगर ट्रांजिस्टर से 10 क्वेश्चन सेट करना है एग्जामिनर को, तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन बीजेटी से सेट होगा और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ये पूरे टॉपिक से सेट होता है। इस बात को आप बहुत ध्यान से रखना, ये हम लोगों का 10 साल का प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस से ये बात हम कर रहे हैं। तो इसीलिए बीजेटी का लेक्चर थोड़ा लंबा भी होगा और थोड़ा डिटेल में भी होगा। सो आप लोग को देख के खुशी होगी कि ट्रांजिस्टर जो इन्वेंट हुआ था, जो आज आईसी के रूप में है और सेमीकंडक्टर के रूप में, आईसी के रूप में, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो आपके छोटे से उंगली और पोल्स में 10 टू द पावर 6 ट्रांजिस्टर्स इसमें कवर हो सकता है इंटीग्रेटेड सर्किट और नैनो टेक्नोलॉजी और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के कारण। जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर बना था वो ये है। This is the first BJT which the 3 scientists developed. विलियम शॉकली के अंदर में 2 लोग काम करते थे, जे बार्डीन यानी कि जॉन बार्डीन और WH ब्रेटेन। वॉल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकली जो थे, ही वॉज द हेड, और इनके अंदर में जे बार्डीन और WH ब्रेटेन काम करते थे। और इन्होंने बेल लैबोरेटरी यूएसए में, बेल लैबोरेटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी है, यहीं सी लैंग्वेज भी डेवलप हुआ है, इंटरनेट भी डेवलप हुआ है, बहुत तरह की चीजें डेवलप हुई हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ना, ये इनको 1948 में, ये 1948 में इन्वेंट किया गया था, इन्वेंटेड इन 1948। और नोबेल प्राइज तीनों को मिला था। नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए मिला था इनको 1956 में। इन्वेंटेड इन 1948 एंड गॉट द नोबेल प्राइज इन 1906 ऑल द 3 साइंटिस्ट। और यही वो रिवॉल्यूशनरी ईयर था 1956 में कि उसके बाद से पूरा का पूरा वैक्यूम ट्यूब जो है ना, पूरे अर्थ से लगभग लगभग रिप्लेस हो गया। उससे पहले वैक्यूम ट्यूब था जो ट्रांजिस्टर का काम करता था, इसमें हीटिंग एलिमेंट होता था, टीवी उस वक्त भी चलती थी, 1956 से पहले भी टीवी रेडियो चलता था। मगर 1956 के बाद जो है ना, वो पूरा लेंदी प्रोसेस, और इतना बड़ा जो टीवी, इतना बड़ा जो रेडियो होता था इस साइज का, तो इस रेशियो में आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो जो है कितना छोटा सा ट्रांजिस्टर में तब्दील हो गया, इसीलिए उसका नाम ट्रांजिस्टर रखा गया। जो रेडियो सुनने वाला ट्रांजिस्टर, फिर वॉकमैन, फिर सीडी, फिर उसका जनरेशन आते आते अभी आपके मोबाइल फोन में सिमट गया है, एफएम और एएम रेडियोस। बहरहाल, तो दिस वाज द फर्स्ट बीजेटी, या जो हमारा लैब में तीनों ने फर्स्ट बीजेटी इन्वेंटेड, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है, वो हम आपको बताते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी इमोशनल, वेरी मोटिवेशनल एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आउट ऑफ द 3 साइंटिस्ट विच यू कैन सी इन द इमेज, इसमें से एक साइंटिस्ट है जे बार्डीन। दिस इज द पर्सन, और इज नहीं है तो वॉज हो गए ये, जे बार्डीन, जॉन बार्डीन। ये वो एक लौते साइंटिस्ट हैं इस प्लैनेट अर्थ पे जिनको 2 नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। फिर से ध्यान से सुनो, ही इज द इकलौता पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट टिल डेट, आज तक इकलौता पर्सन है जिनको 2 नोबेल प्राइजेस मिला है इन फिजिक्स, 2 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स आज तक के। और दुनिया में ऐसे 3 लोग हैं जिनको 2 नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें से एक है मिस्टर बार्डीन, जिनको फिजिक्स के लिए मिला। मैडम क्यूरी का नाम आप जानते हो, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी, और एक और है, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। सो 2 नोबेल प्राइज मिलने वाला फिजिक्स में, दिस इज ही इज द ओनली पर्सन। ठीक है, अब कहानी सुनो। 1956 में इनको, 1956 में ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर बीजेटी। और 1957 में he again proposed a theory for Nobel Prize for BSc। BSc क्या है अभी बताते हैं। And he got
नोबेल प्राइज अगेन इन, ये प्रोपोज्ड ईयर है, उन्होंने प्रोपोज किया था। देखो लगन किसको बोलते हैं। नोबेल प्राइज मिल गया, 10 करोड़ रुपया मिल गया, ऐश मौज काटते हैं। मगर 1957 नेक्स्ट ईयर में इन्होंने प्रपोज कर लिया और उसको नोबेल प्राइज लेने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और 1972 में ही गॉट अगेन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फॉर बीएससी। बीएससी क्या है अभी बताते हैं। तो जब ये 1956 में नोबेल प्राइज को रिसीव करने जो वहां गए नोबेल लॉरेट कमिटी में स्वीडन, तो वहां के जो किंग थे, किंग गोस्टव, द किंग गोस्टव आस्क्ड मिस्टर बार्डीन, कौन थे वहां पे, किंग गोस्टव जो थे, ही आस्क्ड मिस्टर बार्डीन कि आप इतनी बड़ी इवेंट, ये कब की बात हो रही है, जब वो फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज लेने 1956 में गए, कि आप इतना बड़ा लाइफ का इवेंट है, दुनिया में सिर्फ 6-7 लोगों को, 8 लोगों को मिलता है 5-6 स्ट्रीम्स में, और इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में आप अपने एक ही बच्चे को लेके आए हैं और अपनी फैमिली लोग को लेके नहीं आए आप, ये तो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो जे बार्डीन जो थे मिस्टर गोस्टव किंग को, उन्होंने जवाब दिया कि अभी मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए मेरी फैमिली नहीं आई, एक बच्चे फ्री थे, इनको लेके आए हैं हम, मगर नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस कि हम आएंगे। अब मिस्टर बार्डीन का बात जो नेक्स्ट टाइम सुने तो गोस्टव सर भी अपना सर खुजलाए कि भैया ये नेक्स्ट टाइम कब आएगा। और वो नेक्स्ट टाइम आया 1972 में और उन्होंने अपनी प्रॉमिस रखी, और वही 1972 में वो फिर अपने तीनों बच्चों को और वाइफ को लेके फिर नोबेल कमेटी गए और 1972 में ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन बीएससी। तो बीएससी क्या है बेटा, बीएससी इज बार्डीन सुपर कंडक्टिविटी, बीएससी इज बार्डीन, बार्डीन सर के नाम पे सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। अब बोलोगे ये सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, अभी बताते हैं। हाँ, सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमेना वेयर बाय अ चार्ज मूव्स थ्रू अ मटेरियल विदाउट रेजिस्टेंस। एक ऐसा फिनोमेना डेवलप हो जाता है जहां पर मटेरियल के अंदर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। पहले ये आइडियल स्टेट था, मगर बार्डीन जी ने इसको प्रैक्टिकल स्टेट बना दिया। इन दिस थ्योरी, in theory this allows electrical energy to be transferred between 2 points with perfect efficiency, losing nothing to heat। यहां पर टी वर्ड होना चाहिए था, समझे। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होता है और जितने तरह के भी लॉसेस होते थे वो सुपर कंडक्टिविटी के आ जाने से खत्म हो गया। सुपर कंडक्टिविटी कब अचीव होता है, जब हम लोग टेम्परेचर को -253 डिग्री से -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं, केल्विन नहीं डिग्री, यस, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी कि 0 केल्विन पे ले जाते हैं, तब जाकर के वो पर्टिकुलर मटेरियल, सारे मटेरियल्स में भी नहीं होता है, कुछ खास मटेरियल्स होता है, उसमें सुपर कंडक्टिविटी का आपका फिनोमेनन डेवलप हो जाता है और रेजिस्टेंस बिल्कुल से खत्म हो जाता है। तो आप पूछोगे सर इसका एप्लीकेशन कहां कहां है, बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन है मेडिकल में, एमआरआई, एमआरआई का नाम सुने हो, किसी को अगर हड्डी का या नस का प्रॉब्लम हो जाता है और वो एक्सरे से और डॉक्टर के जोड़ तोड़ से और ओझा के झाड़ फूक से और पहलवान के बैठाने बैठाने से नहीं ठीक होता है, तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक वर्ड यहां लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये पूरा एक तो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत बड़ा सा, जिसमें पूरा आदमी का बॉडी घुस जाता है और पूरे बॉडी में जिस पार्ट को इमेज करना है वहां पे मैग्नेटिक रेजोनेंस क्रिएट किया जाता है और वो एक इमेज बनाता है। जो हड्डी का एक्सरे होता है तो ये मसल्स का, वेन्स का, हड्डी के अंदर का एक एक चीज का वो स्कैनिंग पिक्चर आपको दे देता है और पता चल जाता है डॉक्टर्स को कि प्रॉब्लम कहां पे है। दूसरा ये होता है मैग्नेटिक लेविटेशन में। ये सर मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है, मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्नेटिक लेविटेशन वो फिनोमेना है कि जब ट्रेन पटरी पे चल रही होती है, फिर एक फिनोमेना आता है, एक वक्त आता है, एक स्पीड आती है, आपका सुपर कंडक्टिविटी आता है कि पटरी को ट्रेन छोड़ देता है और हवा में मैग्नेटिक फील्ड से वो कनेक्टेड रहता है और हवा में फ्लो करता है और 950 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मैक्सिमम अचीवेबल किया गया है बुलेट ट्रेन इन जापान, और उसको फिर रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड थी। तो अभी तक हम लोगों का 450 में ये आपका इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक लेविटेशन में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे अगर समझ रहे हो, सुन रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, तो ये आपका ट्रांसफार्मर में, मोटर में और
और इलेक्ट्रिकल में हल्का फुल्का मोटर और जनरेटर बनाने में काम आ रहा है और एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है। कहां से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98.5% हो गया, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ही तो 40% लॉस हो जाएगा, लोहा का बना हुआ है, तो इतना ज्यादा एफिशिएंसी कहां से आ गया। सो ये सारी चीजें आपके इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी यूज हुआ है और हो रहा है। मजा आ रहा है? यस। चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा और व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रांजिस्टर। थोड़ा टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दिया जाए बेटा, और इससे आपका आगे वाला पूरा एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एम्पलीफायर, इस अभी जो बता रहे हैं ना आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। सो वो क्या वर्ड है? ट्रांजिस्टर, विच कैन बी रिटन एज resistor, which can be written as transfer of resistance। ट्रांस रेजिस्टर में दो वर्ड है, एक है ट्रांस और रेजिस्टर, तो इसका रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का रेजिस्टर, और ये दोनों वर्ड से ट्रांस और रेजिस्टर से ट्रांजिस्टर बना। अब बात समझ में आ गया? तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है। अब इसको समझो कि ये क्या है एक्चुअली। देखो बेटा, ये मान लो कि आपका एक डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर आपका जो बना, तो हाउ इट इज ट्रांसफरिंग द रेजिस्टेंस, एंड ये इतना ज्यादा वाइडली यूज क्यों है और कहां है। तो देखो, ट्रांजिस्टर के अंदर में एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। मान लेते हैं कि इनपुट को हम लोग टर्म्स में रेजिस्टेंस के टर्म्स में ले रहे हैं या इंपीडेंस के टर्म्स में ले रहे हैं, तो वी हैव जेड इनपुट का मतलब इनपुट इंपीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इंपीडेंस, और जेड आउटपुट का मतलब है आउटपुट इंपीडेंस, ठीक है। अगर इनपुट इंपीडेंस, कंडीशन देखो, अब कंडीशन देखो प्लीज, ध्यान देखो, if z input is low, if z input is low, if z input is low, then z output is high, or if z output is low, then इनपुट होगा ना यहां पे, if z input is high, z output is low, ठीक है। अगर इसका इनपुट इंपीडेंस कम है तो आउटपुट इंपीडेंस ज्यादा होगा, और इनपुट इंपीडेंस ज्यादा है तो आउटपुट इंपीडेंस कम होगा। इंपीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रोकने का क्षमता। तो अगर आप इसको, ट्रांजिस्टर का 90% यूज है एज एन एम्पलीफायर। बोलो कहां यूज है ट्रांजिस्टर का? ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी यूज होता है, मगर जो मैक्सिमम एज अ रेक्टिफायर भी यूज होता है, मगर जो इसका सबसे यूनिक जो है वो है एम्पलीफायर। इसीलिए तो रेडियो में यूज होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है? स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मान लो हम बोल रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी से, पर ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल नहीं है, बीच में माइक लगा दे, चोंगा लगा दे, ट्रांजिस्टर लगा दें, तो हमारा वही फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड देखो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम लोग दूर तक सुन सकते हैं। अभी हम यहां बोल रहे हैं, तुम कहां बैठ के सुन रहे हो, ये भी एक एम्पलीफिकेशन ही है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर में, जो मेला में और रैली में जो नेताजी भाषण देते हैं, बोलते हैं माइक में धीरे से और आवाज एकदम गूंजता है, दूर तक 2 किलोमीटर तक सुन लेता है, वो कैसे होता है बेटा? आपने बोला तो लो, यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस आपको, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ना, इनपुट रेजिस्टेंस इसमें हाई है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ताकि कम आवाज गई, मगर जो निकला वो निकला हाई, यानी कि आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वह लो है, रोकने वाला क्षमता कम है, इसीलिए एम्पलीफाई होके सिस्टम में अनवाइज या फिल्टर करके वॉइस जो है आपका वो हाई एम्पलीट्यूड में गया और फ्रीक्वेंसी पिच सेम रहा। तो क्योंकि रेजिस्टेंस कम था, तो इनपुट रेजिस्टेंस अगर हाई है तो आप जो बोल रहे हैं वो कम जा रहा है, मगर जो निकल रहा है वो बहुत ज्यादा जा रहा है, इसीलिए वो जो चोंगा होता है ना माइक, वो एम्पलीफायर,
समझ रहे हो बात को? तो इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों रखा गया? क्योंकि इट ट्रांसफर्स द रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई इनपुट टू लो इनपुट एंड लो इनपुट टू हाई इनपुट। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस चलता है। तो बीजेटी जो है ना, देखो बीजेटी को नोबेल प्राइज तो मिला जरूर, मगर बीजेटी में क्या होता था कि इनपुट इंपीडेंस लो था और हाई आउटपुट इंपीडेंस हाई था, यानी कि सिग्नल जो है ना डी एम्पलीफाई हो जा रहा था। उसी को ठीक करने के लिए फेट का, जेफेट का, मॉसफेट का आविष्कार किया गया और जो है ना आपका चीजों को बहुत एफिशिएंट किया गया। तो एज एन एम्पलीफायर के लिए बीजेटी यूज नहीं होता है बल्कि फेट यूज होता है। देखिए बात को, जैसे ही ट्रांजिस्टर आया तो उसने क्या किया कि ट्रांजिस्टर का ये जो काम जो था ना एम्पलीफिकेशन का और ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का, ये काम को बेटा कौन ठीक करता था? वैक्यूम ट्यूब ठीक करता था। मगर ट्रांजिस्टर के आने से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब को हुआ, उस कंपनी को हुआ, मगर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई ट्रांजिस्टर से। तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को टोटली रिप्लेस कर दिया। तो पूछेगा कि ट्रांजिस्टर रिप्लेस डैश and why? तो ट्रांजिस्टर replaced वैक्यूम ट्यूब कंप्लीटली, थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीटली। जैसे कि अभी एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, टीएफटी टीवी, प्लाज्मा टीवी, सीआरटी टीवी को कंप्लीट रिप्लेस कर दिया है। अभी जो तुम मोबाइल डिस्प्ले देख रहे हो वो कैपेसिटिव टच पे काम कर रहा है, रेजिस्टिव टच को कंप्लीटली ऑब्सोलीट कर दिया है। यही है टेक्नोलॉजी। नया टेक्नोलॉजी जब आता है पुराने वाले को पूरा खत्म कर देता है मार्केट में। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी जब रिप्लेस कर देती है तो वो पूरा खत्म ही हो जाता है। और इसीलिए आपको एक इससे ये भी सीखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होगा, क्योंकि इंजीनियर हो। इंजीनियर नहीं होते तो कोई बात नहीं थी। तो इसने क्यों रिप्लेस किया, सारे पॉइंट्स को फटाफट हम लोग देख ले बेटा। हाँ, वैक्यूम ट्यूब बड़ा होता है, सही बात है। ये स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि तुम सोच नहीं सकते हो। गर्म होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, इसमें नो लाइट बल्ब या हीट बल्ब रिक्वायर्ड है। स्लो होता है, ड्यू टू साइज मेनी मोर कुड वर्क फास्टर। यस, ठीक है। ब्रेकडाउन हो जाता था, जल जाता था हीटिंग एलिमेंट या फिलामेंट अंदर होने की वजह से। सो वो आपका नहीं जलता है, इसलिए रिलायबल है और एकदम अनब्रेकेबल रहता है। और इसमें कुछ और पॉइंट्स है। लॉट ऑफ हीट जनरेट करता था वो, इसमें कोई हीट करता है मगर वो आपका, आपने पढ़ा है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, वो हीट जनरेट करता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के यूज करने से इनडायरेक्ट बैंड गैप के, मगर इतना नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा करता था। बर्न आउट, जल जाता है, ये तो हमने बताया, ब्रोक डाउन या जल जाना। स्लो है, बिग है, बल्कि होता था। ये आपका रिलायबल है, स्मॉल है, फास्ट है। सो दीज आर द सर्टेन प्रिंसिपल बाय व्हिच इट हैज रिप्लेस्ड। तो सवाल पूछेगा कि क्यों रिप्लेस किया, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, तो आप प्लीज उसको इस पॉइंट्स पे ही लगभग सारा रहेगा, इसको बता देना। जब आपने ट्रांजिस्टर वर्ड समझ ही लिया है तो जो टॉपिक है हम लोगों का आज का, जो मुख्य हेडिंग है उसको भी समझ ले बेटा। वो मुख्य हेडिंग है पीजेटी। पीजेटी क्या है? बीजेटी का फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई टू लो और फ्रॉम लो टू हाई, ये क्लियर कर दिए। बाइपोलर, अब दो वर्ड है। बाई का मतलब होता है दो, और पोल्स, पोलर वर्ड बना है पोल्स से, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोल्स का मतलब होता है ओपोजिट, ठीक है, जैसे नॉर्थ और साउथ दो पोल होता है तो इसीलिए पोल्स बोलते हैं। बाई का मतलब होता है दो। तो इसमें दो पोल्स कौन सा है? वो दो पोल्स इसमें जो है वो है एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और दूसरा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो बाई का मतलब है दो, दो क्या? चार्जेस। कौन सा दो चार्जेस? एक मेजॉरिटी और दूसरा माइनॉरिटी। तो बाइपोलर, पोल्स का मतलब होता है अपोजिट। तो मेजॉरिटी अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका उल्टा क्या है? होल्स, और मेजॉरिटी अगर होल्स है तो उसका उल्टा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का नाम बीजेटी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दोनों पोल्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम है बाइपोलर। वेयरएज ट्रांजिस्टर फैमिली में एक यूनिपोलर भी था। यूनि का मतलब होता है एक, सिर्फ एक होगा, सिर्फ मेजॉरिटी, मगर बाइपोलर में मेजॉरिटी भी होगा और
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होगा। कैसे होगा? अभी इस चित्र में आप देख सकते हो कि यहां पर n है, p और n है, तो n और n दो बार है, तो n में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और p में होल ज्यादा होता है, तो दो बार इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो npn में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी। इन npn electrons are majority and holes are minority। तो दोनों रहेगा, मेजॉरिटी भी रहेगा और माइनॉरिटी भी रहेगा। समझ रहे हैं बेटा? यस, आप पढ़ पा रहे हैं। एनपीएन अगर हमने बोला तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी और एनपीएन में होल्स आर माइनॉरिटी, और वही विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पीएनपी में। तो जंक्शन, अब इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम जंक्शन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बाइपोलर जंक्शन भी दो है। इसको थोड़ा ब्रैकेट में डालो, मैथ सीखो। बाइपोलर जंक्शन ऐसे इसलिए डाले, बाई का मतलब दो होता है, दो पोल्स तो बता दिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, और दो जंक्शन भी है। देख ले बेटा, एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। इसको आप ऐसा समझो, दिस इज योर जंक्शन 1 and this is your junction 2। तो बाइपोलर में बाई वर्ड दो चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक हो रहा है दो पोल्स के लिए और दूसरा हो रहा है दो जंक्शंस के लिए। आप बात समझ रहे हो? दो पोल्स और दो जंक्शन वाले डिवाइस को बाइपोलर जंक्शन। और ट्रांजिस्टर क्यों है? क्योंकि ट्रांसफर द हाई इनपुट इंपीडेंस टू लो एंड लो इनपुट इंपीडेंस टू हाई एंड वाइस वर्सा। चलिए इसका डेफिनेशन जल्दी से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये ट्रांजिस्टर है क्या। तो डेफिनेशन लिखते हैं और ध्यान से समझते हैं कि है क्या ये। ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर सबसे पहला तो समझो कि इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। टॉपिक ही तुम पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट का नाम ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट है, तो इसमें हम लोग डिवाइस की बात करेंगे। तो इसमें एक डिवाइस क्या है? ट्रांजिस्टर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीजेटी। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग two junctions which you can see over here। this is your junction 1 and this is your junction 2। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया, दो जंक्शन है एंड 3 लेयर्स। दो जंक्शन है, 3 लेयर्स है। कौन कौन सा 3 लेयर्स है? दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3। दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3 एंड 3 टर्मिनल्स। कौन कौन से टर्मिनल्स है? एमिटर, बेस और कलेक्टर। यू कैन सी, एक टर्मिनल यहाँ कलेक्टर है, बेस है, एमिटर है, कलेक्टर है, बेस है और एमिटर है। यहाँ भी देखो, कलेक्टर है, बेस है, एमिटर है, ठीक है, कलेक्टर है, बेस है और एमिटर है। यहाँ इस तरफ देखो, ठीक है। तो इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग 2 junctions, 3 layers and 3 terminals। हाँ, formed by सैंडविचिंग। सैंडविच बना दिया है, किसका? सैंडविच खाओ ना, दो चीजों के बीच में। फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग either p type और n टाइप। सैंडविचिंग कौन सा है? देखो, p टाइप सैंडविच हुआ है या आइदर n टाइप। सैंडविचिंग आइदर p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर between a pair of opposite type semiconductor। A pair of opposite type semiconductor। देखो, अगर यहां पर P है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? P का ऑपोजिट N होगा, तो देखो N है। और अगर यहां बीच में बेस में यानी कि जो सैंडविच N है, तो ऑपोजिट क्या है? P है। तो ये जो है ना, सैंडविच हो रहा है ऑपोजिट टाइप सेमीकंडक्टर में।
और इसके बारे में एक पॉइंट लिखो बीजेटी के बारे में, बीजेटी ट्रांसफर्स the signal, BJT transfers the signal from low resistance to high resistance, low resistance to high resistance है तो डी एम्पलीफायर है ये, from low resistance to high resistance और impedance। तो जैसे हम इसको बोल रहे हैं, कुछ बात बोले तो रेजिस्टेंस लो है यानी कि इनपुट ज्यादा गया, और जो बाहर बात निकली उसमें रेजिस्टेंस आपका हाई है, तो जो बाहर आउटपुट निकला माइक से वो कम निकला, तो वो डी एम्पलीफाई हो गया। ये इसका डिसएडवांटेज है। ये एम्पलीफायर की तरह यूज नहीं होता है मगर डिजिटल सर्किट्स में यूज होता है बीजेटी इस प्रॉपर्टीज के कारण। एम्पलीफायर के लिए डिसएडवांटेज है और डिजिटल सर्किट के लिए एडवांटेज है। सो इसका दो तरह है। पी ट्रांजिस्टर्स बीजेटी आर ऑफ टू टाइप्स, BJT are of two types। पहला आपने देख ही लिया चित्र NPN और दूसरा है PNP। NPN एंड PNP। NPN में क्या होता है देख सकते हो बेटा तुम, NPN और PNP में इधर P फिर BS में N और फिर P। इसको याद रखने के लिए देखो सिंबल, आप यहाँ पे ये डायग्राम में आप सिंबल देखो। यस, यहां पर देख सकते हो कि अगर एरो बाहर की तरफ जा रहा है तो वो आपका कहला रहा है नेवर पॉइंट इन। एरो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप एरो को बाहर की तरफ जाते हुए। देखिए ये जो आपका है यहां पर एरो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये NPN है। याद रखने का तरीका नेवर पॉइंट इन, नेवर पॉइंट इन। और ये जो आपका एरो यहां पे आ रहा है, यहां पे वो आपका अंदर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब है पॉइंट इन परमानेंटली। याद रखने का तरीका पॉइंट इन अंदर की तरफ जा रहा है तो पॉइंट इन परमानेंटली, और बाहर की तरफ जा रहा है तो नेवर पॉइंट इन। तो पॉइंट इन नहीं तो क्या पॉइंट आउट है, तो नेवर पॉइंट इन यानी कि NPN का सिंबल ये याद रख लेंगे और PNP का सिंबल आप ये याद रख लेंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें NPN और PNP एकदम क्लियरली तो दिख रहा है, 3 टर्मिनल्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग टू जंक्शंस, 3 layer, 3 terminal formed by sandwiching either P or N type between opposite pair और opposite type, और it transfers the signal from low resistance to high resistance। इसके दो प्रकार हैं PNP और NPN, जिसका सिंबल आप देख लिए। अब इसको सच में कैसा दिखता है वो भी देखा जाए। देखो बेटा सचमुच का तो ऐसे ही दिखता है। ये जो सचमुच का दिख रहा है आपको वो ऐसा ही दिखता है। आप यहां देखें कि इस ट्रांजिस्टर को आप जो है ना ऐसे फ्लैट रखो, और फ्लैट रखोगे तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो क्या आ रहा है एमीटर, बीच वाला हमेशा बेस रहेगा, और लास्ट वाला कलेक्टर। अगर आप ऐसे रख रहे हो उसका फ्लैट सरफेस ऊपर की तरफ है तो, अगर उसका फ्लैट सरफेस ऊपर की तरफ है तो, या फ्लैट सरफेस अपने तरफ फेस कर लो और ये जो कर्व वाला पार्ट है वो बैक साइड में कर लो, तो कर्व वाला बैक साइड में जो नहीं दिख रहा है फ्लैट सरफेस है, तो लेफ्ट वाला जो है वो एमीटर है और बीच वाला बेस है और राइट साइड वाला कलेक्टर है। समझ में आ रही है बात। और अगर इस तरह का डायग्राम अगर आपके समक्ष आता है, मान लो इस तरह का डायग्राम, तो इसमें एक नॉच दिया रहता है जिसके कारण आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एमीटर है और कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। वो नॉच आप यहाँ देख सकते हो। देखो ये जो नलका सा निकला हुआ है ना, ये इसको नॉच बोलते हैं। इसको छोटा करो। यस, हाँ, ये जो नॉच है ना यही आपका एमीटर है। तो लेफ्ट साइड वाला एमीटर अगर फ्लैट रख रहे हो ऊपर की तरफ तो, और नॉच जहां पर है वो एमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो ट्रांजिस्टर का बहुत टाइप्स एग्जिस्ट करता है, बहुत तरह का इसका इमेजेस है, मगर ये दो जो है ये आपका प्लास्टिक कोटिंग में है, प्लास्टिक पैकेजिंग में है, और ये मेटेलिक पैकेजिंग में है। तो इन दोनों को कम से कम आपको एग्जाम हॉल में या स्किल टेस्ट में जाने से पहले ये सब बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए। नौ सीधा टर्मिनल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा दो बातें और देख लें। यहाँ पे दो पॉइंट्स को देखना है हम लोगों को, द साइज एंड डोपिंग लेवल of 3 terminals of BJT, terminals of BJT। देखो
तीन एक बनाते हैं हल्का सा आपके लिए एक टेबल। ये टर्मिनल्स है, ये इसकी साइज के बारे में बात हो रही है और ये इसके डोपिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभी देखो साइज के बारे में सबसे पहले, तो सबसे बड़ा साइज जो है ना वो लार्जेस्ट इन साइज इज आइदर एनपी और पीएनपी, लार्जेस्ट इन साइज और एरिया इज कलेक्टर। तो कलेक्टर हैज द लार्जेस्ट साइज। ठीक है, ये जो डायग्राम आपने अभी देखा था, ये जो डायग्राम देखा था कि ये एन एमिटर और बेस और कलेक्टर तीनों इक्वल है, ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ही सिर्फ इसको इस तरह से बनाया गया है। अदरवाइज जो प्रैक्टिकल जो एमिटर बेस और कलेक्टर दिखता है वो ये दिखता है, इसको क्लियर कर लो। तो लार्जेस्ट इन साइज इज योर कलेक्टर दोनों केसेस में, और थिनेस्ट या स्मॉलेस्ट, थिनेस्ट इन साइज इज योर बेस। और एमीटर जो है वो दोनों के बीच में है, तो वर्ड यूज होता है मॉडरेट। ठीक है, अब डोपिंग लेवल देख सकते हो, अब डोपिंग किसको ज्यादा किया गया है। ठीक है, तो साइज तो इसका ज्यादा है, फिर से वो बना दिया यूनिफॉर्म। तो इसमें हेविली डोप किया जाता है एमीटर को, तो एमीटर इज हेविली डोप्ड, हेविली बहुत ज्यादा, हाईएस्ट डोप्ड। और बेस को किया जाता है एकदम लीस्ट या लाइट डोपिंग, लीस्ट और लाइट। और कलेक्टर को किया जाता है यहां पे मॉडरेट डोपिंग। समझ में आ गई बात। तो इससे भी सवाल आपका डायरेक्ट रहता है कि विच हैज द लीस्ट डोपिंग मैक्सिमम और मॉडरेट डोपिंग, विच हैज द हाईएस्ट डोपिंग और विच हैज द हाईएस्ट एरिया, लीस्ट एरिया, मॉडरेट एरिया। अब ये चीजों को भी हम लोग आगे जब ऑपरेशन ऑफ एनपीएन और पीएनपी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां भी जानेंगे कि आखिर ये चीज जो है ना हेविली डोप या लाइटली डोप क्यों होता है, और इसका क्यों ऐसा रखा गया है कि इसको हेविली डोप किया जाए और इसको लार्जेस्ट इन साइज रखा जाए। चलिए अब हम लोग जो है ना डायरेक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनसे बनता है उसको सारा पॉइंट्स को हम लोग अभी जल्दी जल्दी देखते हैं, और ये आप लोगों को सटीक कंसेप्ट भी क्लियर होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेगा और पॉइंट वाइज आपको याद रखने में भी मदद मिलेगी। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इंपॉर्टेंट points of BJT। पॉइंट नंबर 1 समझो, बीजेटी जो है ना आपका, जो पॉइंट नंबर 1 है, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग, it is a semiconductor device having both amplifying जो एम्पलीफायर के जैसा यूज करता है, एंड रेक्टिफाइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो बीजेटी आप पढ़ रहे हो या ट्रांजिस्टर जो पढ़ रहे हो, इसमें आप लोगों का दोनों ही काम ये करता है, एज एन एम्पलीफायर और एज अ रेक्टिफायर। तो डायोड, पूरा डायोड में एप्लीकेशन रेक्टिफायर का देखे तो सिर्फ डायोड से रेक्टिफायर नहीं बनता है, ट्रांजिस्टर से भी बन सकता है, मगर मोस्ट एफिशिएंटली डायोड से ही बनता है। इसका आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे क्यों। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजेटी इज अ सीसीडी। बोलोगे सीसीडी क्या है सर? तो बेटा ये सीसीडी कैफे कॉफी डे नहीं है, सीसीडी इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा है और कंसेप्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझाते हैं हम कि क्या है सीसीडी का मतलब। देखो 4 तरह का आपका फीडबैक सिस्टम होता है। एक होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, एक होता है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स।
तो जो बीजेटी है वो है आपका करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सीसीडी। करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स का क्या मतलब है? करंट कंट्रोल्ड, देखो यहां लिखते हैं CCCS, CCCS इसका क्या मतलब है, इसको समझा जाए। करंट कंट्रोल्ड और करंट सोर्स, तो चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। कंट्रोल का मतलब है कोई भी चीज जो कंट्रोल होता है वो होता है उसका आउटपुट, और जो सोर्स होता है वो होता है उसका इनपुट। कभी भी एक जनरल टर्म है, कंट्रोल कर रहा है कोई और पर आउटपुट दिख रहा है कोई और। समझ रहे हो बात को? तुम्हारा डिसीजन ले रहे हो तुम, और तुम डिसीजन एक्चुअली ले नहीं रहे हो, डिसीजन कोई और ले रहा है और बुलवा आपसे रहा है। ऐसा बहुत बार होता है, हस्बैंड वाइफ में तो बहुत कॉमन है बेटा। हस्बैंड बोल देता है पर सब जानता है कि हस्बैंड बोल तो रहा है, मगर एक्चुअल जो इसका कंट्रोल है, यस समझ रहे हो, वो आउटपुट है तो कहीं और से। यस, तो बात को समझो। तो बीजेटी में क्या होता है कि करंट कंट्रोल्ड है, यानी कि आउटपुट का जो बीजेटी में जितना भी मैकेनिज्म होगा वो करंट के कारण होगा, और खास बात क्या है कि उसका जो इनपुट होगा वो भी करंट ही रहेगा। मगर फेट में वो चीज नहीं है, फेट में है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सोर्स जो है ना वो वोल्टेज का रहेगा मगर कंट्रोल्ड होगा करंट से, यानी कि जो इनपुट में जो करंट आएगा, ड्रेन करंट, गेट करंट, सोर्स करंट, मगर सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज सोर्स पे, वीसीसी, वीसीएस एक्सेट्रा। मगर बीजेटी में क्या है कि एमीटर, बेस और कलेक्टर है, मगर सोर्स भी करंट ही रहेगा। और बाकी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में क्या मतलब है कि इनपुट तो करंट है मगर कंट्रोल वोल्टेज से हो रहा है, और वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में है कि इनपुट भी वोल्टेज है और कंट्रोल भी वोल्टेज से हो रहा है। ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आ जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स या सीसीडी। थर्ड पॉइंट देखो, इट हैज टू जंक्शन, 3 layers and 3 terminals, ठीक है। 2 जंक्शन, 3 लेयर, 3 टर्मिनल, सॉलिड स्टेट डिवाइस, सैंडविच हो गया अपोजिट टाइप सेमीकंडक्टर में, इनपुट रेजिस्टेंस लो, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई, ये सब प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखो, 2 बैक टू बैक डायोड्स, 2 बैक टू बैक डायोड्स, 2 back to back diodes are similar to BJT, are similar to BJT. That is, a transistor can replace a diode. That is, a BJT can replace a diode. इसका डिटेल्स में भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ बाइपोलर डिवाइस। बीजेटी का फुल फॉर्म ही वही है, इट इज अ bipolar device, bipolar device having both majority and minority charge carrier, having both majority and minority charge carrier, majority and minority charge carrier, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। इट इज नॉइजी, ये नॉइजी है, इट इज नॉइजी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बोलो नॉइज कहां आता है? नॉइज आता है जहां लीकेज करंट आता है। लीकेज करंट कहां आता है? जहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या डिफ्यूजन आता है। इट इज नॉइजी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इसमें नॉइज भी रहेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी लेस रहेगा। थर्मल स्टेबिलिटी इज लेस, या इसको हम दूसरे टर्म में एक और नाम दे सकते हैं जिसका मतलब है, एक ही बात है दोनों मगर अलग अलग है, वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर।
ये दोनों जानते हो किस लिए हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में डिफ्यूजन के कारण लीकेज करंट आ जा रहा है, और लीकेज करंट टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, आपको पहले बता चुके हैं। टेम्परेचर के घटने बढ़ने पे लीकेज करंट डबल हो जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर लीकेज करंट डबल्स। तो लीकेज करंट जहां पर रहेगा वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम और सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर रहेगा। और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम है कि इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज लेस। बीजेटी हैज low input impedance, low input impedance, low input impedance। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाई पावर डिसिपेशन। हाई पावर डिसिपेशन, डिसिपेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस। पावर डिसिपेशन या पावर लॉस इसका बहुत हाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एमीटर में आपका पता ही है, एमीटर इज हाईली डोप्ड एंड मॉडरेट इन साइज, ये हम लोग देख चुके हैं, मॉडरेट इन साइज। बेस इज lightly doped and thin in area या size. Collector is moderately doped but highest या largest in size. In size, ठीक है। और एक पॉइंट देख लो, एमीटर करंट इज ऑलवेज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमीटर करंट is equal to sum of base and collector current। सो ये जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट पॉइंट्स है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कंसेप्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया है उसको हम फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखेंगे बेटा, सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग बोथ एम्पलीफाइंग एंड रेक्टिफाइंग प्रॉपर्टी, याद रखना है। करंट कंट्रोल डिवाइस है क्योंकि इनपुट भी करंट है, आउटपुट भी कंट्रोल, सोर्स भी करंट है, और कंट्रोल जो हो रहा है एमीटर बेस कलेक्टर जो सर्किट्स में फ्लो कर रहा है वो भी करंट है, इसीलिए ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, या इसका दूसरा नाम है करंट कंट्रोल डिवाइस। दो जंक्शन 3 लेयर 3 टर्मिनल्स होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 पॉइंट्स हो गया। चौथा पॉइंट है कि डायोड के जोड़ देने से ट्रांजिस्टर बन सकता है, तो ट्रांजिस्टर डायोड को रिप्लेस कर सकता है पर आइडियली करता नहीं है। 4 पॉइंट हो गया। बाइपोलर क्यों है, इसका तो पूरा डेफिनेशन ही बता दिए थे। बाई का मतलब दो है, पोल का मतलब दो चार्जेस है, कौन कौन सा पॉजिटिव और निगेटिव, और बाइपोलर में आपका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि माइनॉरिटी है इसलिए लीकेज करंट होगा, और लीकेज करंट है तो नॉइजी होगा। नॉइजी होने के साथ साथ इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी लेस होगा जो सेंसिटिव टू टेम्परेचर है, और बीजेटी का इनपुट इंपीडेंस लो है, ये इसका डिसएडवांटेज है, इसीलिए ये एम्पलीफायर में यूज इस्तेमाल नहीं होता है। तो वी हैव सीन हियर 1 2 3 4 पॉइंट्स, 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स आपको दिखा दिए। अब और 10वां पॉइंट में हाई पावर डिसिपेशन है, यानी पावर लॉस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फेट एंड मॉसफेट, एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब नहीं। ठीक है, 10 11 पॉइंट एमीटर के बारे में, बेस के बारे में, कलेक्टर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। 12 13 14 15 16 पॉइंट्स के आसपास आपको ये बातों को याद करा दिया गया है, इसीलिए इस पॉइंट्स को बस रट लो, लिख लो, याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और एकदम आप अचीव कर लोगे फुल मार्क्स। The next topic is depletion layer of your transistor। देखो, डायोड में डिप्लीशन लेयर W होता है, तो ट्रांजिस्टर में भी डिप्लीशन लेयर होता है W। इसको समझो, मान लो कि हम लोग का NPN है, ये N है, ये P है और ये N है। तो N और P जब जुड़ा तो बीच में एक गैप रहेगा, यही इसका डिप्लीशन लेयर है, और P और N जो जुड़ा उसका बीच में एक गैप रहेगा, यही इसका डिप्लीशन लेयर है। इसी को टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अर्ली इफेक्ट में कि ये कैसे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये P है, ये N है, तो यही इसका डिप्लीशन रीजन है, और इसी को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। ये जो एरो मार्क है ना, यही है बेटा डिप्लीशन रीजन। और यही डिप्लीशन रीजन क्या होता है कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर जाता है। इन आरबी डब्ल्यू यानी कि डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस, एंड इन एफ बी फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन विड्थ डिक्रीजेस।
तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज फॉरवर्ड बायस। देख सकते हो नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड बायस है तो डिप्लीशन विड्थ कम है। और ये वाला देखो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये कौन सा बायस है, रिवर्स बायस है, तो डिप्लीशन विड्थ इसका ज्यादा है। तो डिप्लीशन विड्थ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। एक और टॉपिक देख लेते हैं, आज का लास्ट टॉपिक, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। डायोड से बीजेटी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और बन सकता है तो यूजेबल है कि नहीं यूजेबल है, ये दो क्वेश्चन है, उसको देखा जाए। आप चित्र में देख सकते हो कि अगर एक पीएन डायोड लेते हैं और फिर एक एनपी डायोड लेते हैं, तो ये पीएन डायोड और एनपी डायोड को जोड़ दो, इसी को बोला जा रहा है बैक टू बैक। देखो ये पीएन डायोड और ये एनपी डायोड को जब जोड़ दो तो पी और एन ओवरलैप हो गया, तो n वाला ओवरलैप हो गया, तो PNP बनाया। तो क्या ये नहीं लगता है PNP ट्रांजिस्टर या PNP बीजेटी के जैसा? और ठीक उसी तरह से NPN को अगर आप P को ओवरलैप कर दो तो वो NPN बन जाएगा, तो P ओवरलैप हो गया। क्या ये नहीं दिखता है NPN आपका बीजेटी के जैसा? तो यहां पर एक बात आपको लिखना है कि ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड एज टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक। BJT is represented as two diodes connected बैक टू बैक। तो PNP और NPN दोनों आपको दिखा दिया गया। और इसमें एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो कि ट्रांजिस्टर यानी कि BJT की बात हो रही है, ट्रांजिस्टर BJT इज नॉट रिप्लेस्ड, BJT इज नॉट रिप्लेस्ड बाय डायोड। डायोड जो है ना BJT को रिप्लेस नहीं करेगा, बट डायोड इज रिप्लेस्ड बाय BJT, बट डायोड इज रिप्लेस्ड बाय BJT। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांजिस्टर जो है ना, जो बीजेटी है, वो आपका डायोड को हटा सकता है, मगर डायोड बीजेटी को नहीं हटा सकता है। तो बोलोगे कि सर अभी तो आप डायोड से बीजेटी बनाए, तो क्यों नहीं हटा सकता है? इस बात को समझो, इट कैन नॉट रिप्लेस द बीजेटी बिकॉज, इट का मतलब डायोड कैन नॉट रिप्लेस द बीजेटी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। दो रीजंस है इसके लिए। कौन कौन सा रीजंस है अभी देखते हैं। द फर्स्ट रीजन इज बेस विड्थ बिकम्स वेरी लार्ज। बेस विड्थ बिकम्स वेरी लार्ज। देखो PNP और NPN पे आपको P लगाए, फिर N लगाए, फिर N एक बार और लगाए, फिर P लगाए, तो ये इसका जो W है ना वो बहुत लार्ज हो जाएगा, और इसमें आपका ट्रांजिट टाइम लार्ज हो जाएगा। बेस बिकम वेरी लार्ज, देयरफॉर ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रांजिट टाइम वो टाइम होता है जो इनपुट से आउटपुट में लगता है। ट्रांजिट टाइम इज वेरी लार्ज। तो इससे क्या होगा कि ट्रांजिस्टर बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, और ये कलेक्टर करंट रीच नहीं करेगा और ट्रांजिस्टर ना के बराबर काम करेगा। और दूसरा है कि देयर विल बी नो क्रिस्टलाइन कंटिन्यूटी, देयर विल बी नो क्रिस्टलाइन कंटिन्यूटी बिटवीन द डायोड्स, there will be no crystalline continuity between the diodes, क्योंकि दो अलग अलग डायोड्स है ना, एक PN डायोड अपना अलग बना हुआ है और फिर एक NP डायोड एक अलग बना हुआ है, फिर इसको तुम जोड़ दिए तो वो एकदम मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक को तुम फेविक्विक से जोड़ दो और उसको मोल्ड करके और पिघला करके जोड़ो, तो जो फर्क आएगा उसी फर्क को क्रिस्टलाइन कंटिन्यूटी बोला जाता है। या दो लकड़ी को फेविकॉल से जोड़ दो, या फिर वो पेड़ से जो कट लकड़ी काट के लाए उनको देखो, तो दोनों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत अलग है, तो उसी में क्रिस्टलाइन कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो दीज वेयर द टॉपिक्स ऑफ बीजेटी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं, प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और इसको आप लोग जरूर से नोट्स बनाना। आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स अभी देखेंगे।